ओ भाई साहब, स्टेशन आ गया है, उतरना नहीं है क्या? कंडक्टर की ये आवाज सुनकर मैं नींद से जागा। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:45 बज रहे थे। लिहाजा मैं ज्यादा वक्त ना गवाते हुए बस से नीचे उतरा और दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगा, क्योंकि मेरी ट्रेन 9:47 पर यहाँ से खुलने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने रिटर्न टिकट पहले से ही ले लिया था। मैं भागता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पटरियों को खाली पाकर मैं घबरा गया, कहीं मेरी ट्रेन चली तो नहीं गई। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई, जो कि प्लेटफॉर्म में लगी बेंच पर आराम से बैठा हुआ था। मैं चलकर उन सज्जन के पास गया और पूछा, भाई साहब, ये 9:45 बजे वाली ट्रेन निकल गई क्या? इस पर उन सज्जन ने कहा, नहीं नहीं, ट्रेन लेट चल रही है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और उन्हीं सज्जन के बगल में बेंच पर बैठ गया। ठंड का मौसम था, ऊपर से दिसंबर के महीने की ठंड, जिसमें अमूमन सारे इंसान कांप जाते हैं। मैं भी कांप रहा था, मगर मेरे बगल में बैठे वो सज्जन, उनको तो जैसे इस ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। उनके बदन पर ना तो कोई स्वेटर था और ना ही कोई मफलर। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। खैर, थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैं और वो सज्जन एक ही बोगी में चढ़े। बोगी एकदम खाली थी, सिवाय हम दोनों के उस पूरी बोगी में और कोई नहीं था। खैर, मैं एक सीट पर बैठा तो ठीक मेरे सामने वाली सीट पर वो सज्जन बैठे, जिनके बाद शुरू हुआ एक खौफनाक सफर। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। हालांकि ट्रेन की सारी खिड़कियां गिरी हुई थीं, मगर बावजूद इसके ठंड मुझे कांपने को मजबूर कर रही थी। तभी मैंने कांपते कांपते उन सज्जन से कहा, भाई साहब, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? इस पर उन सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या ठंड नहीं तो? ठंड का मौसम आ गया क्या? जिस पर मैंने कहा, क्या भाई साहब, मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं आप। अच्छा, आप रोज इस ट्रेन से ही आना जाना करते हैं क्या? इस पर वो सज्जन बोले, हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? इस पर मैंने बोला, नहीं ऐसे ही। पर आपको डर नहीं लगता? इस पर उन सज्जन ने कहा, डर अब नहीं लगता, मगर उस रात लगा था। इस पर मैंने बोला, किस रात, बताइए ना जरा। इस पर उन सज्जन ने बताना शुरू कर दिया। बात आज से तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। उन दिनों मैं इधर काम पर आया करता था और इसी ट्रेन से वापस घर लौटता था। उन दिनों भी मौसम ठंड का ही चल रहा था। एक रात मैं इसी ट्रेन से घर वापस लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, ट्रेन एकदम खाली थी। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था उसमें मेरे अलावा और कोई नहीं था। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़े जा रही थी। हालांकि उस ट्रेन से मेरा रोज का आना जाना था, मगर पता नहीं क्यों उस रात मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बुरा होने वाला हो। खैर, थोड़ी ही देर में ट्रेन रुकी, मगर ट्रेन जिस जगह पर रुकी थी वो ना तो कोई स्टेशन था और ना ही कोई शहरी इलाका, बल्कि वो जगह जंगलों से घिरा हुआ था। एक तो घना जंगल, उस पर बोगी में खुद को अकेले पाकर मैं थोड़ा घबराने लगा था। खैर, बैठे बैठे अब मेरी कमर भी अकड़ने लगी थी, इसलिए मैं अपनी सीट पर से उठकर ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और वहां से बाहर देखने की कोशिश करने लगा, मगर बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था।
काले अंधेरे के सिवा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा मैं दरवाजे पर से हटकर अपनी सीट की ओर जाने लगा। फिर जैसे ही मैं अपनी सीट के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब मेरे सीट के ठीक सामने वाली सीट पर काली शॉल ओढ़े एक आदमी बैठा हुआ था। मगर ये आदमी आया कहाँ से? यहाँ तो आसपास कोई स्टेशन भी नहीं है, और अगर ये यहाँ से ही चढ़ा है तो फिर इसके चढ़ने की आवाज़ मुझे क्यों नहीं आई? जहन में उमड़ते इन सवालों को लेकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे बैठने के कुछ देर बाद ही ट्रेन भी खुल गई। मैं अभी भी उस आदमी को ही देख रहा था। उस आदमी ने अपना पूरा शरीर उस काले रंग के शॉल से ढक रखा था, यहाँ तक कि उसके पैर भी नहीं दिख रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अभी पटरी पर दौड़ ही रही थी कि तभी वो शॉल वाला आदमी थोड़ा सा हिला और शॉल के अंदर से अपना हाथ निकालकर उसने सामने वाली खिड़की को खोल दिया, जिससे ठंडी ठंडी हवा ट्रेन के अंदर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से बर्फ फेंक कर मार रहा हो। तभी मैंने उस आदमी से बोला, अरे भाई साहब, खिड़की बंद करिए, हवा आ रही है। मगर इस बार ना तो उस आदमी ने खिड़की बंद किया और ना ही मुझे कोई जवाब दिया। मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है या फिर ये कोई पागल वागल होगा, इसलिए मैंने बात को ना बढ़ाते हुए खुद ही खिड़की बंद कर लिया। वो आदमी किसी मूर्ति की तरह बस सीट पर बैठा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थीं। खिड़की बंद करके आराम से बैठे हुए अभी मुझे थोड़ा वक्त बीता ही था कि तभी शॉल वाले आदमी ने फिर से खिड़की खोल दिया। उस आदमी को फिर से खिड़की खोलता देख मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने उस आदमी को फटकार लगाते हुए कहा, अरे तुम पागल हो क्या? मना कर रहा हूँ, बार बार खिड़की मत खोलो, समझ नहीं आ रहा? मगर फिर से उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से तिलमिलाकर अभी मैं खिड़की बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। उस आदमी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अभी मैं उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे जमीन पर अपने जूतों के नीचे कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा। मैंने नजर घुमाकर नीचे देखा तो मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उस जमा देने वाली ठंड में भी मैं पसीने से तर हो चुका था, क्योंकि मेरे जूतों के नीचे गीली सी वो चीज खून थी और वो खून उस आदमी के शॉल से होकर जमीन पर टपक रहा था। मैं ठिठक कर अपनी सीट पर से नीचे जा गिरा। तभी वो आदमी अचानक ही अपनी सीट पर से उठ खड़ा हुआ और अपना शॉल हटाकर जोर जोर से हंसने लगा। तो उसके शॉल हटाते ही जो देखने को मिला वो देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस आदमी के दोनों पैर गायब थे और वहीं से खून बह रहा था। वो आदमी हवा में उड़ते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। उसे मेरी ओर बढ़ता देख मैं बहुत ज्यादा डर गया और घबराहट के मारे बिना कुछ सोचे समझे चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। इतना बोलकर वो सज्जन चुप हो गए, जिस पर मैंने कहा, वाह, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आप ट्रेन से कूदने के बाद भी बच गए। इस पर कुछ देर चुप रहने के बाद उन सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई साहब, चलती ट्रेन से कूदने के बाद कोई नहीं बच पाता। इतना बोलकर वो सज्जन अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगे। ट्रेन के दरवाजे पर जाकर वो सज्जन एक दफा मेरी ओर पलटे
तो उनका चेहरा देखकर मेरा कलेजा कांप गया। उनका चेहरा पूरा कटा फटा था और उनकी एक आंख गायब थी। मैं समझ गया कि ये सज्जन कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक भूत हैं। तभी मुस्कुराते हुए बड़े आराम से वो सज्जन ट्रेन से नीचे कूद गए। ये भयानक मंजर देखकर मैं अपना होश खोने लगा था, मगर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। फिर जब मेरा स्टेशन आया तो मैं ट्रेन से उतर गया, मगर एक बात आज तक समझ नहीं आई कि आखिर उस रात वो सब क्या था। खैर, उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रात वाली ट्रेन में नहीं चढ़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। रात के तकरीबन 11:15 बजे जब मेरी आंख खुली तो बस अभी भी चल ही रही थी। वक्त को देखते हुए खुद को अभी भी बस में पाकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने एक दफा अपनी निगाहों को बस में चारों तरफ घुमाया, मगर मेरे अलावा दूसरा कोई पैसेंजर बस में मौजूद ही नहीं था। खैर, मैं चलकर बस के सामने की ओर ड्राइवर और कंडक्टर के पास गया और कंडक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, कैसे बस चला रहे हो तुम लोग? कृष्णागढ़ अभी तक नहीं आया। मैं 4 घंटे से बस में बैठा हूँ। तुमने तो कहा था 2 घंटे का रास्ता है। इस पर कंडक्टर बोला, भाई साहब, रास्ता 2 घंटे का ही है। आप जब सो रहे थे तब एक बार रास्ते में हमारी बस खराब हो गई थी, इसलिए इतना वक्त लग गया। तभी मैंने बोला, देखो, बहाने मत बनाओ, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। मेरे इतना बोलते ही हम तीनों के बीच बहस चालू हो गई। इससे पहले कि बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक आ जाए, तभी कंडक्टर बोला, 1 मिनट, देखिए साहब, हम आपको कृष्णागढ़ तक पहुंचा देंगे, पर डबल भाड़ा लगेगा, वरना आप यहीं पर उतर सकते हैं। ये सुनकर तो मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, मगर मैंने खुद को काबू किया क्योंकि वो 2 लोग थे और मैं अकेला। इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए कंडक्टर से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहीं उतार दो। जिसके बाद बस रुकी और मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर बस से नीचे उतर गया। मेरे उतरते ही बस वहां से चली गई। कृष्णागढ़ गांव किस तरफ है और कितनी दूर है मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार इस रास्ते पर आया था। मेरे अलावा उस रास्ते पर भी और कोई नहीं था। खामोशी और अंधेरे ने उस पूरे रास्ते को ऐसे जकड़ कर रखा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ही ना होकर कहीं और हो। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट तो थे, मगर बहुत दूर दूर पर, जिस वजह से रोड तक आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रही थी। खैर, वहां तो कोई इंसान नहीं था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आगे चलकर ही देख लेता हूँ, अगर कोई मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये सोचकर मैं आगे की ओर चल पड़ा, मगर उस वीरान रास्ते पर दूर दूर तक मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सन्नाटा और खामोशी। चलते चलते सामने की ओर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मुझे एक चबूतरा जैसा कुछ बना हुआ दिखा। मैंने सोचा थोड़ी देर वहीं बैठकर आराम करूंगा, फिर आगे का बाद में देखा जाएगा। इसी इरादे से मैं उस चबूतरे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते मैं जब उस चबूतरे के पास पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब उस चबूतरे के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मगर मैंने जब दूर से इस चबूतरे को देखा था तब तो यहाँ कोई नहीं था, तो फिर ये बूढ़ा आदमी कहाँ से और कब आ गया? खैर, मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, कम से कम अब मैं इस बूढ़े आदमी से पूछ सकता हूँ कि कृष्णागढ़ गांव कितनी दूर है। ये सोचकर मैं उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और बोला, चाचा, ये कृष्णागढ़ गांव कितनी दूर होगा, आपको पता है क्या? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, वो जगह, वहाँ तो मैं भी जा रहा हूँ,
मगर पैदल बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए मैं चलकर यहीं पर बैठ गया। उस बुजुर्ग आदमी से ये सुनकर मैं भी उनके बगल में ही बैठ गया और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद मैंने उस आदमी से कहा, तो फिर अब कैसे पहुंच सकते हैं कृष्णागढ़? इस पर बुजुर्ग आदमी बोला, अब पैदल चलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, चलो। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उस आदमी के साथ ही साथ मैं भी उठा और हम दोनों आगे की ओर चलने लगे। अभी हम दोनों चल ही रहे थे कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे से कहा, तुम्हें रात में ऐसे चलते हुए डर नहीं लगता? जिस पर मैंने कहा, डर लगता है, चोर डकैतों से डर लगता है। फिर बुजुर्ग आदमी बोला, भूतों से डर नहीं लगता? तो मैंने कहा, नहीं, मैं ना तो भूतों को मानता हूँ और ना ही डरता हूँ। अब हम दोनों को चलते हुए काफी वक्त हो चला था। जहां इतनी देर से चलकर मैं थक कर चूर हो चुका था, वहीं वो बूढ़ा आदमी बिना किसी रुकावट के चले ही जा रहा था। मुझे काफी हैरानी हुई और थोड़ी शर्म भी आने लगी, ये सोचकर कि एक बूढ़ा आदमी मुझसे आगे निकल जा रहा है और मैं एक हट्टा कट्टा जवान होकर भी नहीं चल पा रहा। मानो उस बुजुर्ग आदमी का शरीर लोहे का बना हो जो कभी थकता ही नहीं है। बुजुर्ग आदमी आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे अभी चल ही रहा था कि ठीक हमारे पीछे की ओर से किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी हम दोनों पर पड़ी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो एक कार हमारी तरफ चलते हुए आ रही थी। उस कार को देखकर पता नहीं क्यों मेरी थकान और ज्यादा बढ़ गई। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कैसे भी करके इस गाड़ी को रोको तो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। इस पर मैंने जवाब दिया, कोई नहीं रुकेगा चाचा, आजकल कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो कार चलते हुए ठीक हम दोनों के पास आकर रुकी। मेरी बात उल्टी साबित हो चुकी थी। इतने में ही कार के ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट की खिड़की खुली और अंदर से आवाज आई, बैठ जाओ, हम भी वहीं जा रहे हैं जहां तुम लोग जा रहे हो। इस पर मैंने हैरान होते हुए पूछा, आप लोग भी कृष्णागढ़ जा रहे हैं? तो कार के अंदर से आवाज आई, हाँ वहीं। ये सुनते ही मैंने गाड़ी के पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला और हम दोनों, यानी मैं और वो बूढ़ा आदमी, हम दोनों कार के पीछे बैठ गए और हम दोनों के बैठते ही कार भी चल पड़ी। कार के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इतना कि मैं अपने बगल में बैठे उस बुजुर्ग आदमी को भी नहीं देख पा रहा था। सामने की दोनों सीटों पर कोई बैठा हुआ है, बस इतना ही नजर आ रहा था। कार के अंदर एकदम खामोशी छाई हुई थी क्योंकि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वैसे आप लोग इस रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं? तभी सामने से आवाज आई, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा ड्राइवर। हम एक जगह पर गए थे पेशेंट देखने, वहीं से आ रहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छा, वैसे आप लोग कृष्णागढ़ में कहाँ रहते हैं? इस पर उस डॉक्टर ने थोड़ा खिसियाते हुए जवाब दिया, आपको इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहिए। ये सुनकर मैं एकदम से चुप हो गया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये भी उस कंडक्टर की तरह मुझे गाड़ी से उतार ना दे। अगर इसने भी मुझे उतार दिया तो मैं क्या करूँगा, ये सोचकर ही मैं शांत हो गया। अभी कार चल ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कार अभी जिस रास्ते पर चल रही है, हम लोग उस रास्ते को पहले भी पार कर चुके हैं। हालांकि इस बात पर मुझे पूरा यकीन नहीं था, मगर पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लग रहा था और साथ ही साथ मुझे एक अजीब किस्म की घुटन सी महसूस होने लगी थी। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था।
और एक बात जो मैंने नोटिस की, कार की रफ्तार अब काफी बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि बाहर की चीजें भी रफ्तार की वजह से साफ तौर पर नहीं दिख रही थीं। लिहाजा मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप गाड़ी धीरे भी चला सकते हैं। इस पर ड्राइवर के बगल में बैठे डॉक्टर ने कहा, आपको जल्दी नहीं है, मगर हमें तो है। तभी मैंने कहा, पर फिर भी इतनी तेज गाड़ी चलाना ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा, एक्सीडेंट? हमारा तो पहले ही हो चुका है, अब तुम्हारा होगा। इतना बोलकर ही डॉक्टर मेरी ओर पलटा तो अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो नहीं दिखा, मगर उसकी आंखें एकदम लाल चमक रही थीं। इतने में ही ड्राइवर ने भी मेरी ओर देखा तो उसकी भी आंखें पूरी लाल चमक रही थीं। ये देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि ड्राइवर और डॉक्टर वो दोनों कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं, जिनकी गिनती इंसानों में नहीं होती। अभी मैं ये सब देखकर डर से कांप ही रहा था कि तभी इतनी देर से चुप बैठे उस बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों से कहा, तुम लोग गाड़ी रोकते हो या चखाऊं मजा? उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई। क्या उस बुजुर्ग आदमी को उन दोनों भूतों से डर नहीं लग रहा जो उसने ऐसा कहा? बुजुर्ग आदमी के मजा चखाने वाली बात पर ना तो डॉक्टर ने कुछ कहा और ना ही उसके ड्राइवर ने। इतने में ही उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, इनसे मेरा सामना रोज होता है। इतना बोलकर ही उस बुजुर्ग आदमी ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर रास्ते के किनारे एक पेड़ को पकड़ लिया। उस बुजुर्ग आदमी का इतना लंबा हाथ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पेड़ पकड़ते ही गाड़ी भी रुक गई, जिसके साथ ही बुजुर्ग आदमी बोला, जल्दी भाग जाओ। उसके इतना बोलते ही मैं गाड़ी से निकलकर वहां से भाग गया, जिसके बाद मुझे पता चला कि उस रास्ते पर डॉक्टर की एक कार का एक्सीडेंट हो गया था, मगर वो बूढ़ा आदमी कौन था ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मेरा एक छोटा सा सपना था कि शहर जाकर एक अच्छी सी जॉब ढूंढकर वहीं सेटल हो जाऊंगा, मगर यहाँ शहर आकर पता चला कि सपने नींद में ही अच्छे लगते हैं। शहर में ना तो नौकरी मिल रही थी और ना ही रहने का कोई ठिकाना। हालांकि एक दो दिन के लिए मैं अपने दोस्तों के घर में भी रुका था, मगर रोज रोज उनके घर में रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर खाना खा खाकर घर से लाए हुए मेरे सारे पैसे भी खत्म होने वाले थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर तभी भगवान ने अपना करिश्मा दिखाया और मुझे एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई। हालांकि मैं इस काम के लिए शहर नहीं आया था, मगर पेट पालने के लिए मुझे कोई ना कोई काम तो चाहिए ही था, इसलिए मैं ये काम करने के लिए राजी हो गया। काम ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस मुझे रात भर जागना था। ड्यूटी पर वो मेरी पहली रात थी। मुझे उस जगह पर रखा गया था जहां फैक्ट्री के पुराने मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था, यानी फैक्ट्री के पीछे की तरफ। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। हालांकि इतनी बड़ी जगह में मैं अकेला वॉचमैन नहीं था, एक उम्रदराज आदमी भी था, मगर वो फैक्ट्री के गेट पर बैठा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, फैक्ट्री में वर्कर्स अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। कुछ ही घंटों में आलम ये था कि फैक्ट्री पूरी तरह से खाली हो गई। अब ना तो फैक्ट्री में कोई वर्कर था और ना ही कोई मशीन चल रही थी, जिस वजह से आसपास का माहौल पूरी तरह से खामोशी में डूब चुका था।
ऊपर से वो फैक्ट्री जिस जगह पर थी वहां आसपास कोई घर भी नहीं था। खैर, एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। रात हर पल और ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उस वीराने में खुद को अकेला पाकर मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मैं अपनी जिंदगी में पहली बार कर रहा था। मैंने सोचा वैसे भी कल सुबह तक मुझे बैठा ही रहना है, तो क्यों ना थोड़ी नींद पूरी कर ली जाए। यही सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सोने की कोशिश करने लगा। अभी मैंने आंख बंद किया ही था कि तभी मेरे कानों में एक तेज आवाज आई, जैसे कोई लोहे की चीज धड़ाम से जमीन पर गिरी हो। मैं हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया और टॉर्च घुमा घुमा कर इधर उधर देखने लगा, मगर वहां सब कुछ सामान्य था। मुझे ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मलबे में से ही कुछ गिरा होगा और मैं वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे अंदर से घबराहट महसूस हो रही थी। अभी मैं कुर्सी पर बैठकर अपनी तेज सांसों को सामान्य कर ही रहा था कि तभी फिर से एक बार तेज आवाज के चलते मैं चौंक गया, मगर इस बार आवाज किसी चीज के गिरने की नहीं बल्कि किसी इंसान के चीखने की थी। मैंने तुरंत अपना टॉर्च जलाया और कुर्सी से उठकर चारों तरफ देखने लगा, मगर मुझे मेरे अलावा वहां आसपास ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही इंसान की कोई जात। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा था, लिहाजा मैं भागकर सीधे दूसरे वॉचमैन के पास यानी फैक्ट्री के मेन गेट के पास गया, तो पाया कि दूसरा वॉचमैन अपनी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है। मैंने पास जाकर उस वॉचमैन को जगाया और सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वॉचमैन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह तुम्हारा वहम होगा। इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दो, जाओ अपनी जगह पर। दूसरे वॉचमैन के मुंह से ये सुनकर जहां मुझे हिम्मत मिलनी चाहिए, वहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। खैर, डरते डरते मैं वापस चलते हुए अपनी पोजीशन पर जाने लगा, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और फोन निकालकर चलाने लगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी जिससे मेरा डर कम हो सकता था। अभी मैं फोन चलाकर टाइम पास कर ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के चीखने की आवाज आने लगी, मगर इस बार आवाज सुनकर मैं डरा नहीं, बल्कि मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि ये आवाज असल में आ कहां से रही है। लिहाजा मैं अपनी कुर्सी से उठा और टॉर्च जलाकर उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो आवाज मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी कि पता नहीं चल रहा था आवाज कहां से आ रही है। लेकिन फिर भी मैं ध्यान से उस आवाज के जरिए को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते मैं अब उस जगह पर आ गया था जहां बड़ी मशीनों का मलबा पड़ा हुआ था। तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई, जो कि एक बड़े से लोहे के मलबे के नीचे दबा हुआ था, और वही आदमी जोर जोर से चीख रहा था। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गया और उस बड़े से लोहे को हटाने की कोशिश करने लगा, मगर वो लोहा इतना भारी और वजनदार था कि मुझ अकेले के लिए उसे उठाना तो दूर
हिलाना भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने उस आदमी से कहा, तुम रुको, मैं कुछ करता हूं। इतना कहकर मैं दौड़ते हुए दूसरे वॉचमैन के पास गया और उसे सारी बात बताई, मगर पता नहीं क्यों दूसरा वॉचमैन मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन उससे बहुत विनती करने के बाद वो मान गया और मेरे साथ चलने लगा। चलते चलते जब मैं उस बड़े से मलबे के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब उस मलबे के नीचे कोई नहीं था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी दूसरे वॉचमैन ने कहा, देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है लगता है। एक काम करो, तुम सो जाओ, खामोखा मुझे भी परेशान कर दिया। इतना कहकर वो दूसरा वॉचमैन वहां से चला गया। मुझे भी अब लगने लगा था कि शायद मेरी तबीयत ही खराब है, मगर कहीं ना कहीं उस आदमी का चेहरा मेरे जहन में घूम रहा था। खैर, मैं फिर से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अब मेरा सिर दुखने लगा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर कल भी ऐसा हुआ तो मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से मुझे किसी आदमी के बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। अब मैं तंग आ चुका था, इसलिए कुछ देर तक तो मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, मगर मैं ज्यादा देर तक ऐसा कर नहीं पाया और फिर से चलते हुए उसी तरफ जाने लगा जहां मैंने मलबे के नीचे आदमी देखा था। उस जगह पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो आदमी सच में उसी मलबे के नीचे दबा है, मगर अब उसका चेहरा इतना खौफनाक हो गया था कि उसे शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। तभी वो आदमी एक डरावनी सी मुस्कुराहट लिए मेरी ओर पलटा और अपने शरीर को झटका देने लगा, जैसे वो उस मलबे के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। और अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी हो गया। वो मलबे के नीचे से निकला तो सही, मगर उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था। उसके दोनों पैर गायब थे। वो आदमी जमीन पर रेंगते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है, और अगर मैं यहाँ रुका तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने वहां से दौड़ लगा दी और भागते हुए दूसरे वॉचमैन के पास पहुंचा। पूरी रात मैंने उस वॉचमैन के पास में ही कटा दी। बाद में मुझे पता चला कि आज से कुछ महीनों पहले बड़े बड़े मशीनों का मलबा फेंकते समय उस आदमी के लापरवाही के चलते वो एक बड़े से मलबे के नीचे दब गया, जिससे उसके दोनों पैर कटकर अलग हो गए और दर्द के मारे उसकी वहीं पर मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। उसकी आत्मा को बहुत से लोगों ने देखा है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।